एक लड़की भूख से तड़पते हुए एक हवेली में घुस गई, बस थोड़ा सा खाना पाने की उम्मीद में। लेकिन जो उसने वहां देखा वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। तहखाने में एक बेबस औरत बंधी हुई थी, उसकी गोद में एक नवजात बच्चा जो लगातार रो रहा था। और उसी पल सब कुछ बदल गया। जो उस लड़की ने किया वह हैरान करने वाला था। ऐसी और भी रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूल, ताकि आप आगे भी देख सकें। अनिका हल्के कदमों से अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ रही थी। दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। हर कदम के साथ मल्होत्रा हवेली का सन्नाटा और गहरा महसूस होने लगा था। उसे यहां नहीं होना चाहिए था, ये बात वह अच्छी तरह जानती थी। लेकिन भूख अब उसके होश पर हावी हो चुकी थी। उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगर उसे इस रात कुछ खाने को नहीं मिला तो शायद सुबह तक उसकी हिम्मत जवाब दे देती। और यह हवेली यहां इतनी दौलत थी कि अगर वह थोड़ा सा भी ले लेती तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। वह रसोई तक पहुंची। उसके चारों ओर खाने से भरी हुई अलमारियां थीं। ताजे फल, मुलायम ब्रेड, चावल, मसाले, इतनी सारी चीजें कि अनिका की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि कानों में एक आवाज पड़ी, हल्की लेकिन साफ। कोई रो रहा था। उसकी उंगलियां ब्रेड के करीब थीं, लेकिन आवाज ने उसकी भूख को कुछ पल के लिए भुला दिया। कोई बच्चा था क्या? नहीं, यह आवाज किसी और की थी। कमजोर, टूटी हुई। वह खाना लेकर तुरंत भाग सकती थी, यही सही होता। लेकिन न जाने क्यों उसके कदम जम गए। वह आवाज के पीछे चल पड़ी। गलियारे की गहरी छाया में समाते हुए हवेली के अंदर की दीवारें पुरानी थीं। उनके पीछे जाने कितने राज दफन थे। उसके कदम किसी भूत की तरह हल्के थे। आवाज उसे हवेली के एक कोने तक ले आई, जहां एक भारी लोहे का दरवाजा था। उसने अपना कान दरवाजे से सटा दिया। कोई मेरी मदद करो। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वह पीछे हटना चाहती थी। यह उसकी समस्या नहीं थी, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। उसके हाथ कांपते हुए दरवाजे के हैंडल तक गए। हल्का सा घुमाते ही वह खुल गया। एक तीखी चरमराहट गूंजी। भीतर से अंधेरा बाहर फैलने लगा। कमरे में नमी और धूल की गंध थी, जैसे इसे बरसों से बंद रखा गया हो। हल्की रोशनी में जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक महिला बंधी हुई थी। उसके हाथ रस्सियों से इतने कसकर जकड़े थे कि कलाइयों पर गहरे निशान पड़ गए थे। उसका चेहरा सूजा हुआ था। कई जगह चोटों के ताजा निशान थे। लेकिन सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली बात यह थी कि वह एक छोटे से नवजात शिशु को अपने कांपते हाथों में पकड़े हुई थी। बच्चा हल्के हल्के रो रहा था। महिला ने अपनी सूजी हुई आंखों से अनिका को देखा। उसमें एक साथ डर और उम्मीद दोनों थे। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे किसी भी पल होश खो देगी। अनिका कुछ बोल नहीं पाई। उसका गला सूख गया था। वह यहां से भाग सकती थी, खुद को इस मुसीबत से दूर रख सकती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। कृपया, महिला की आंखों में आंसू थे। वे मुझे कल ले जाने वाले हैं, मुझे यहां से निकालो। अनिका की सांसें तेज हो गई। मल्होत्रा परिवार के बारे में उसने सुना था। वे अमीर थे, ताकतवर थे, लेकिन यह तो किसी और ही चीज की तरफ इशारा कर रहा था। ये किसने किया? उसने मुश्किल से सवाल पूछा, लेकिन उसके दिल ने पहले ही जवाब दे दिया था। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम मल्होत्रा और उसकी बेटी ईशानी नाम सुनकर अनिका के भीतर कुछ टूट गया। विक्रम मल्होत्रा, वह आदमी जिसे शहर के लोग भगवान की तरह पूजते थे, लेकिन जिसकी सच्चाई शायद कोई नहीं जानता था। और ईशानी, उसकी बेटी, जो अपने पिता से भी ज्यादा खतरनाक थी। अगर मैंने तुम्हारी मदद की, अनिका ने मुश्किल से शब्द निकाले, तो वे मुझे मार देंगे। महिला ने धीमे स्वर में कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं वैसे भी मर जाऊंगी। कमरे में सन्नाटा पसर गया। अनिका ने दरवाजे की तरफ देखा। वह भाग सकती थी। वह यहां सिर्फ खाना लेने आई थी, किसी को बचाने नहीं। लेकिन उस मासूम बच्चे की धीमी सिसकियां और उस महिला की टूटी हुई आंखें, वे उसे रोक रही थीं। उसने गहरी सांस ली। अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। मीरा कपूर की छोटी सी ऑफिस में अनिका एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ उसकी गोद में कसकर भींच हुए थे। सामने टेबल पर ढेर सारे कागज बिखरे थे और उनके पीछे बैठी मीरा की नजरों में गंभीरता थी। वह एक जानी मानी खोजी पत्रकार थी, जिसके कई बड़े खुलासों ने शक्तिशाली लोगों को हिला दिया था। लेकिन आज उसकी आंखों में संदेह की झलक थी। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने जो देखा वह सच है? मीरा की आवाज में कठोरता थी।
जैसे वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अनिका किसी झूठ या गलतफहमी का शिकार नहीं हुई। अनिका ने बिना हिचक उत्तर दिया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वह औरत बच्चा। उसने कहा कि वे उन्हें बेचने वाले हैं। मीरा कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसकी उंगलियां टेबल पर धीमे धीमे थपथपा रही थीं। यह कहानी किसी भी सामान्य मामले से अलग थी। विक्रम मल्होत्रा देश का सबसे ताकतवर उद्योगपति, जिसके पैसे और पहुंच ने उसे कानून से ऊपर कर दिया था। उस पर पहले भी कई आरोप लगे थे, लेकिन कोई भी कभी साबित नहीं हो पाया। अगर यह सच है, मीरा ने धीरे से कहा, मानो खुद को ही समझा रही हो, तो हम एक बहुत बड़े रैकेट से निपट रहे हैं। उसकी आंखें अनिका पर टिकी थीं, जैसे वह इस लड़की के हौसले को परख रही हो। लेकिन हमें सबूत चाहिए। अनिका ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं वापस जा सकती हूं। मीरा के माथे पर शिकन पड़ गई। क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? अगर मैं मदद नहीं करूंगी तो कोई नहीं करेगा। अनिका की आवाज में दृढ़ता थी। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा ने अनिका की आंखों में देखा। ये लड़की डरी हुई थी, लेकिन अंदर से टूटने के बजाय और मजबूत हो रही थी। आखिरकार मीरा ने सांस ली और कहा, अगर हमें यह करना है तो हमें एक योजना चाहिए। रात के अंधेरे में अनिका मल्होत्रा हवेली के पास पहुंची, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। मीरा बाहर इंतजार कर रही थी। अगर कुछ गलत हुआ तो तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार। अनिका ने हवेली की पिछली खिड़की से अंदर घुसने का वही रास्ता अपनाया जिससे वह पिछली बार आई थी। हर कदम नपातुला था, जैसे वह हवेली का ही एक हिस्सा हो। गलियारे उसे अब उतने अजनबी नहीं लग रहे थे, लेकिन उनकी खामोशी अभी भी डरावनी थी। वह धीरे धीरे उसी तहखाने की ओर बढ़ी जहां उसने उस औरत को देखा था। लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसे महसूस हुआ कि कुछ अलग था। वह औरत अब भी वहीं थी, लेकिन इस बार कोई और भी वहां था। अंधेरे में एक परछाई हिली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिका की सांसें अटक गईं। उसके सामने खड़ा व्यक्ति रोहन मल्होत्रा था। विक्रम मल्होत्रा का बेटा। उसकी आंखें सख्त थीं, जैसे वे हर भाव को पढ़ रही हो। लेकिन उनके पीछे एक हल्की सी झिझक भी थी, जो अनिका ने पकड़ ली। अगर मेरे पिता को पता चला कि तुम यहाँ हो, रोहन ने धीरे से कहा, तो तुम कल सुबह तक जिंदा नहीं रहोगी। अनिका ने अपना डर पी लिया और उसकी आंखों में झांका, और तुम उसकी आवाज में चुनौती थी। तुम्हें पता है कि वह क्या कर रहे हैं? रोहन चुप रहा। अगर तुमने अब भी कुछ नहीं किया, अनिका ने आगे कहा, तो तुम भी इस जुर्म में शामिल हो। रोहन की आंखों में उथल पुथल दिखी। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा अपने पिता की छाया में खुद को ढाल लिया था, लेकिन शायद पहली बार वह इसे लेकर असहज महसूस कर रहा था। तुम चाहो तो अपनी आंखें बंद कर सकते हो, अनिका ने कहा, या तुम मदद कर सकते हो। कुछ क्षणों तक रोहन की सांसें तेज रहीं। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैंने मदद की तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अनिका ने सीधा उसकी आंखों में देखा। अगर तुमने मदद नहीं की तो तुम्हारी आत्मा कभी चैन से नहीं रहेगी। रोहन ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी, जैसे वह किसी अनदेखे डर से जूझ रहा हो। फिर एक पल के ठहराव के बाद वह बुदबुदाया, हमें अभी यहां से निकलना होगा। रोहन तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। अनिका और प्रिय को हवेली की पिछली ओर बनी एक गुप्त निकास की ओर ले जाता हुआ तीनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। हर कदम के साथ अनिका की पकड़ प्रिय के बच्चे पर और मजबूत होती जा रही थी। उसे इस मासूम को किसी भी हाल में सुरक्षित रखना था। दरवाजे तक पहुंचते ही एक ठंडी आवाज ने उनके कदम रोक दिए। तुम लोग जा कहाँ रहे हो? अनिका के दिल की धड़कन जैसे थम गई। सामने ईशानी मल्होत्रा खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में भी साफ चमक रहा था। उसकी भूरी आंखों में एक शातिर चमक थी और होठों पर वही पुराना ठंडा मुस्कान। उसके पीछे दो भारी भरकम सुरक्षा गार्ड खड़े थे, जिनके हाथों में चमकती बंदूकें थीं। रोहन ईशानी ने सिर झटकते हुए कहा, तुम सच में इतने मूर्ख हो कि सोचा कि हमसे बच निकलोगे? रोहन के होंठ सूख गए, लेकिन उसने अपनी जगह से हटने से इनकार कर दिया। तुम जो कर रही हो वह गलत है। ईशानी ईशानी ने जोर से हंस दिया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। गलत? उसने आंखें घुमाई। अरे भैया, तुम तो हमेशा से भोले थे। दुनिया ताकतवर लोगों की होती है और कमजोर लोग वे सिर्फ एक सामान हैं जिन्हें खरीदा और बेचा जाता है। अनिका के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। तुम्हारे पास दिल नहीं है। उसकी आवाज कांपी।
लेकिन गुस्से से तुम्हें समझ में नहीं आता कि यह एक औरत और उसके नवजात बच्चे की जिंदगी का सवाल है। ईशानी ने कंधे उचका दिए, जैसे यह कोई बड़ी बात ही ना हो। तो क्या हमेशा खरीदार रहते हैं? इस तरह के सामान की कीमत अच्छी मिलती है। बस यही पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। रोहन ने एक नजर अनिका पर डाली, फिर प्रिय पर, फिर अपनी बहन पर। वह अब जान चुका था कि आज अगर वह पीछे हट गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अचानक बिजली की गति से उसने अपने सामने खड़े एक सुरक्षा गार्ड को पूरी ताकत से धक्का दिया, जिससे वह पीछे लड़खड़ा गया। इससे पहले कि दूसरा गार्ड समझ पाता, रोहन ने उसकी बंदूक पर झपट्टा मारा। कमरे में हलचल मच गई। अनिका प्रिय को खींचते हुए एक तरफ ले गई। बच्चे को कसकर पकड़ते हुए प्रिय के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने दौड़ने की कोशिश की। ईशानी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। रोहन, तुम समझ नहीं रहे कि तुम क्या कर रहे हो? वह चिल्लाई नहीं। ईशानी रोहन ने दांत भींचते हुए कहा, अब पहली बार मैं सब कुछ साफ देख रहा हूं। एक जोरदार धमाका हुआ, दरवाजा अचानक खुला और मीरा अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे पुलिस के कई अधिकारी थे। सब नीचे गिर जाओ, एक अधिकारी ने चिल्लाया। बंदूकें लहराते हुए ईशानी के चेहरे पर गुस्से और झुंझलाहट का मिला-जुला भाव था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। दो पुलिस वालों ने तुरंत उसे पकड़कर हथकड़ी पहना दी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या कर डाला? ईशानी ने चिल्लाते हुए कहा, आंखों में जलती हुई नफरत के साथ। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे? मीरा ने ठंडे स्वर में कहा। अब तुम जितना चाहो चिल्ला सकती हो, लेकिन अब सारी दुनिया को पता चलेगा कि विक्रम मल्होत्रा और उसकी बेटी असल में कौन है। पुलिस के जवानों ने बाकी सुरक्षा गार्ड्स को भी गिरफ्तार कर लिया। जब विक्रम मल्होत्रा की गिरफ्तारी की खबर फैली, पूरे देश में हंगामा मच गया। एक आदमी जो कभी सबसे ताकतवर और इज्जतदार माना जाता था, अब दुनिया के सामने एक घिनौना अपराधी साबित हो चुका था। कुछ महीने बाद अनिका आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने स्कूल का नया यूनिफॉर्म पहना हुआ था, एक चीज जिसे कभी उसने अपने लिए सोचा भी नहीं था। वह अपना चेहरा गौर से देख रही थी। पहले की अनिका और आज की अनिका में कितना अंतर था। पहले वह बस एक और गुमनाम लड़की थी, जिसे दुनिया ने अनदेखा कर दिया था। लेकिन अब वह कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसके पीछे मीरा खड़ी थी। हल्की मुस्कान के साथ, तैयार हो? मीरा ने पूछा। अनिका ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हाँ, उसने आत्मविश्वास से कहा। अब वह सिर्फ एक लावारिस लड़की नहीं थी, अब वह थी जिसने इतिहास बदल दिया था। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।